बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर के जो है जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, निरोधी विभव किसे कहते हैं, लेनार्ड तथा हर्ट्ज का प्रयोग क्या है, प्रकाश की प्रकृति जो है वह द्वैतीय होती है, इन सब के बारे में इसके पहले की वीडियो में बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो पहला टॉपिक है वह है देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति क्या है कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली आवृत्ति कहलाती है और इसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इस परिभाषा को जो हमने बताया इसको लिख लेते हैं। लिखते हैं कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्ध्य, वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। देहली आवृत्ति न्यू जीरो बराबर देहली आवृत्ति न्यू जीरो बराबर C/λ0। हमने कहा इसकी परिभाषा में कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति को न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। देहली आवृत्ति न्यू जीरो बराबर होता है C/λ0, जहाँ जो है C प्रकाश की चाल है और λ0 जो है वह देहली तरंगदैर्ध्य है। अगला टॉपिक देहली तरंगदैर्ध्य। देहली तरंगदैर्ध्य तो ठीक इसी तरह से कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके देहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। देहली तरंगदैर्ध्य को λ0 से प्रदर्शित करते हैं और λ0 बराबर होता है C/μ0। तो आइए लिख लेते हैं किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो धातु से इलेक्ट्रॉनों का
उत्सर्जन करा सके, उत्सर्जन करा सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है, इसे लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। और जो देहली तरंगदैर्घ्य है, देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 बराबर होता है c/μ0। हमने बताया इसके बारे में कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 बराबर c/μ0, इसको हम लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। अगला टॉपिक है कार्यफलन। कार्यफलन होता क्या है कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के एक फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। आइए लिख लेते हैं। किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के एक फोटॉन की आपतित प्रकाश के एक फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके कार्यफलन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के एक फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके उस धातु की कार्यफलन कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं और कार्यफलन W बराबर h/μ0, कार्यफलन W बराबर h/μ0 या इसका सूत्र होता है, जहाँ h जो है वह प्लांक नियतांक है और न्यू जो है वह देहली आवृत्ति है। तो ये था हमारा कार्यफलन कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के एक फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके उस धातु की कार्यफलन कहलाती है। तो ये था हमारा कार्यफलन। अब आप अगला टॉपिक देखिए। आगे का जो टॉपिक है वह है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। अगला जो टॉपिक है आप देखिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के 5 नियम हैं और
जिसमें से पहला नियम है कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। हमने कहा कि जो पहला नियम है वह है कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर है वह धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। और जो दूसरा नियम है वह है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं दूसरे नियम में, दूसरा नियम हमने कहा कि किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा नियम है कि किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। कहने का मतलब तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। यह था तीसरा नियम। और चौथा नियम जो है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो है वह नहीं उत्सर्जित होता है, नहीं निकलता है। यह न्यूनतम आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। हमने इस चौथे नियम में बताया कि जो प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, अगर उसकी आवृत्ति जो है एक न्यूनतम मान से कम है तो ऐसी स्थिति में उस धातु से या उस धातु के पृष्ठ से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, और वह आवृत्ति जो है भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। पांचवा नियम है कि प्रकाश के धातु पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरने और उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच में कोई भी समय पश्चता नहीं होती है। कहने का मतलब कोई भी प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, जैसे ही आपतित होता है वैसे ही उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच में कोई भी समय पश्चता नहीं होती है, कोई भी समय नहीं लगता, उनके बीच का कोई समय नहीं होता है। तो ये था हमारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। अब आप अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है इसी से संबंधित प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की विफलता, तरंग सिद्धांत की विफलता। जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के जो नियम जो अभी हमने बताया कि 5 नियम हैं, इनकी व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत विफल कैसे रहा। तो होता क्या है कि पहली जो विफलता है, तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर तरंगों का आयाम जो है वह बढ़ेगा, जिसके कारण तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा बढ़ेगी, जिसके फलस्वरूप अधिक तीव्रता का प्रकाश आपतित होने पर धातु के इलेक्ट्रॉनों की अधिक
धातु के इलेक्ट्रॉनों को अधिक ऊर्जा मिलेगी, अतः उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी, जो कि प्रायोगिक तथ्य के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। कहने मतलब तरंग सिद्धांत के अनुसार ये कहने का मतलब है, पहली विफलता जो है, इनकी पहली विफलता का यही मतलब है कि जब प्रकाश जो है वह आपतित होता है किसी धातु पर या किसी धातु के पृष्ठ पर, तो ऐसी स्थिति में उस धातु के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, और जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उत्सर्जित होंगे, तो एक बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ उत्सर्जित होंगे। जैसे कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम में हमने आपको बताया था कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन तरंग सिद्धांत के अनुसार यही है कि वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो यह नियम जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम के तथ्य के विरुद्ध है, जिस कारण जो है तरंग सिद्धांत विफल रहा। ये पहली विफलता है। अब दूसरा है नंबर 2, तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता इतनी है कि वह धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान कर सके, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति चाहे कुछ भी हो, धातु तल से इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित होने चाहिए। परंतु प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम का जो तथ्य है कि यदि प्रकाश की आवृत्ति जो है एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, तो वैसी स्थिति में उस धातु से या उस धातु के पृष्ठ से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वह उत्सर्जित नहीं होगा। कहने का मतलब जो तरंग सिद्धांत का कहना है कि तीव्रता अगर इतनी अधिक हो, जो जिस तीव्रता का प्रकाश धातु पर या धातु के पृष्ठ पर गिर रहा है, कि उसकी तीव्रता इतनी अधिक हो कि वह धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, तो आवृत्ति चाहे कम हो चाहे अधिक हो, इलेक्ट्रॉन जो है वह उत्सर्जित होंगे। लेकिन यह तथ्य तरंग सिद्धांत का जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम है उसके तथ्य के विरुद्ध है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम में यह है कि अगर एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश जो है वह धातु के पृष्ठ पर अगर आपतित होता है, तो ऐसी दशा में उस धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। अब तीसरी विफलता क्या थी इनकी? नंबर 3 है जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम की जो इनकी विफलता थी। तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जा धातु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलती, बल्कि धातु के प्रकाशित क्षेत्रफल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों में वितरित होती है। अतः इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा संचित करने के लिए कुछ समय लगना चाहिए, परंतु जो नियम है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का उसमें यह तथ्य है कि प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, तो आपतित होने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच में कोई समय पश्चता नहीं होती है। लेकिन इनका जो कहने का मतलब है, इनका हाइगेंस का यही कहने का तात्पर्य है कि जब जो है प्रकाश किसी धातु पर या किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है, तो वह प्रकाश उस धातु के पूरे क्षेत्रफल पर फैल जाता है और वो ऊर्जा को संचित करता है। ऊर्जा को संचित करने में कुछ न कुछ समय लगता है, जिसके कारण जो है प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच में समय लगेगा। लेकिन यह तथ्य जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम में यह कहा गया है कि किसी भी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच में कोई समय पश्चता नहीं होती है। तो ये था प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की विफलता। तो बच्चों,
आज के इस वीडियो में जिन टॉपिकों के बारे में हमने आप लोगों को पढ़ाया है, बताया है, उनको आप ध्यान से देखिए, समझिए और नोट कीजिए। इस चैप्टर के जो शेष और टॉपिक है उनको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।